basic idea of इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जैसे एक चीज थी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में हम फंक्शंस को, जैसे कोई फंक्शन f(x) तो अगर आपके पास मान लो ये एक फंक्शन f(x) y इक्वल टू f(x), तो इस फंक्शन ये x एक्सिस है, मतलब x के संग वैरी कर रहा है फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन को f(x) को विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे f(x) dx, f(x) इंटू dx। अगर यहाँ पे इस ग्राफ में देखा जाए तो कोई पॉइंट अगर x है तो ये इसकी फंक्शनल वैल्यू है f(x), x पे y की वैल्यू f(x). अच्छा, dx मतलब एक बहुत छोटा x का नंबर, तो अगर ये x है और हम dx इस डायरेक्शन में मूव किए तो ये पॉइंट हो जाएगी x प्लस dx और ये लेंथ हो जाएगी dx। अगर ये पॉइंट x है और ये x प्लस dx तो ये छोटी सी लेंथ क्या होगी dx। तो अगर f(x) ये वैल्यू हो गई फंक्शनल वैल्यू y, dx ये हो गया, तो f(x) dx आपको क्या बता रहा है? अगर आप सोचो तो, क्योंकि ये dx बहुत छोटा है, मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, इफ यू ज्वाइन इट तो f(x) इंटू dx ये तरीके से क्या होता है, इस छोटा सा जो ये स्ट्रिप है और dx जितना छोटा होगा उतना ये वाला स्ट्रिप आप कह सकते हो कि एक रेक्टेंगल की तरह होगा। यू मे एज्यूम दिस लेंथ नियरली सेम एज दिस लेंथ, एंड जितना ये छोटा होता है, अगर आपके पास एक ऐसा चीज है, ये भी dx जो आपको दिख रहा है बहुत बड़ा है, तो ये एक तरह से रेक्टेंगल हो गया। जितना छोटा होगा ये वाला लेंथ स्ट्रेट होता है, तो f(x) इंटू dx मतलब क्या हो गया, साइड ये वाली लेंथ ये ब्रेड्थ, तो ये इसकी इस स्ट्रिप की एरिया बता है। f(x) dx is telling the area of this strip। तो हम जब इंटीग्रेट करते हैं, एक्चुअली इंटीग्रेशन में दो तरीके के होता है, एक होता है इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता, तो आपने f(x) dx और इन छोटे छोटे ये पूरे फंक्शन को आपको इस छोटे छोटे स्ट्रिप्स को लेके जोड़ना है। तो जब यहाँ पे जैसे कभी बार आपको ये मिलेगा a से b, ये चीज़ लिखी मिलेगी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। एक्चुअली जब इस फॉर्म में चीज मिलती है, इस चीज को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आपके पास इंटीग्रेशन जो है ये दो तरीके का होता है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। पहले मैं जैसे डेफिनेट क्या बता रहा हूँ,
कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको जब इंटीग्रेट करने की बात आती है विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, फंक्शन भी x का वेरिएबल है, इंटीग्रेट भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं, उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इंटीग्रेशन का ये एक साइन होता है, जैसे जब हम टुकड़ों टुकड़ों में समेशन करते हैं, एक्चुअली ये भी समेशन है, पर समेशन उन चीज़ों का भी हो सकता है जो कॉन्टिन्यूस ना हो, पर इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस कर्व का होता है। समेशन ये भी होता है 1 + 2 + 3, ये भी समेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, एक कंटिन्यूस नंबर्स का होगा। तो आपके पास जब मैं ये एफ एक्स इंटू डी एक्स लिखता हूँ, तो अब इस कर्व में इसका क्या मतलब है? तो मैंने ये बताया कि अगर ये कोई कर्व है और ये कोई पॉइंट x है, तो x पे इस f(x) का क्या मतलब है? x पे इस फंक्शन की वैल्यू जो कि ये y होगी, ये वाली वैल्यू, तो ये हो गया f(x). फिर हमने इंटू dx किया, तो इंटीग्रेट ऑलवेज dx ऑलवेज इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये आपका हो गया dx, तो ये पॉइंट हो गया x प्लस dx, और ये लेंथ हो गई dx। तो अगर यहाँ पे आप कोई बोले कि इस f(x) इंटू dx का मतलब क्या है, तो f(x) ये लेंथ, dx ये लेंथ, तो एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया, ये वाली एरिया। इनफैक्ट यहाँ तो ये कर्व स्ट्रेट था तो ये ऑलमोस्ट रेक्टेंगल ही है, पर यहाँ पे आप सोचो इधर, यहाँ पॉइंट एफ एक्स, ये लेंथ एफ एक्स, एक्स बदलता जा रहा है और संग में डी एक्स भी उसी के साथ, ये डी एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स डी, एक्चुअली ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं है, इट्स अ ट्रेपीजियम, लेकिन डी एक्स जितना छोटा होगा आप इस ट्रेपीजियम को भी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये लेंथ बड़ी है तब तो ठीक है भाई, आपका एफ एक्स इंटू डी एक्स ये एरिया हुआ, ये एरिया छूट गया, लेकिन जितना ये लेंथ छोटा होता जाए आपका ये ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल ऑलमोस्ट सेम क्लोज होते जाएंगे, तो इसीलिए डी एक्स बहुत छोटा लेता है, तो ये वाला एरिया। अब जब मैं ए से बी लिखता हूं, तो ए मतलब एक्स की वैल्यू ए इधर है और सपोज बी इधर है, तो ये क्या बताएगा, इसको कहते हैं दिस रिप्रेजेंटेशन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये पता क्या है, इसका क्या मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि ए से लेके बी तक ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं, इधर ये, यहाँ पे ये वाला स्ट्रिप, यहाँ पे ये वाला स्ट्रिप, इधर ये वाला स्ट्रिप, इन सब स्ट्रिप्स का एरियाज का सम, इन सब स्ट्रिप्स के एरियाज का सम ए से लेके बी तक। तो आपके पास कौन सी एरिया आ जाएगी अल्टीमेटली, यहाँ पे ये एरिया आ गई, इधर ये वाली एरिया आ गई, यहाँ ये आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितनी भी पूरी एरिया है इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। अगर ये कर्व था एफ एक्स, ए से बी इंटीग्रेट किया, तो इसके अंदर जो ये एरिया है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जो क्योंकि अब ये कोई ऐसा फिगर नहीं है
कि इसकी एरिया, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है ओवरऑल, ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये कोई सर्कल नहीं है, ये कोई आपका ट्रेपीजियम नहीं है। तो ऐसे मैथ्स में एक चैप्टर भी आप पढ़ोगे क्लास 12th में, एरियाज अंडर द कर्व। तो जब आपको कर्व्स के बीच में एरियाज निकालना होता है, जैसे ये एफ एक्स अगर ये फंक्शन है और ए से बी मूव किए, तो ये वाला चीज़ क्या डिपेंड कर रहा है, ये बता रहा है कि यहाँ से भी अगर एक्स अगर परपेंडिकुलर करूँ ए, यहाँ से बी, तो इसके बीच में जितनी भी ये एरिया है दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस कर्व। अगर मुझे फंक्शन मालूम हो तो मैं ऐसे अगर इंटीग्रेट करूँगा तो मैं कोई भी आड़े तिरछा भी हो तब तो उसकी एरिया निकाल पाऊँगा। तो ये एरिया हो जाएगा। अगर जैसे मान लो आपके पास कोई स्ट्रेट कर्व है, ऐसा लाइन है, तब ये रेक्टेंगल है, तब आप इसको चाहे तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, चाहे तो सीधा भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ या ये करके निकाल सकते हो। लेकिन जब आपके पास सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कुछ उल्टा सीधा चीज, तो आपके पास इंटीग्रेशन के अलावा कोई तरीका होगा नहीं। जैसे अगर तो ये हुआ एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स। अगर उसको पॉइंट कर दें ए बी सी और डी, तो एरिया कौन सी, ए बी। अच्छा, क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव है, वाई ऊपर की तरफ है और डी एक्स आप ऐसे जा रहे हैं, तो अगर डी एक्स ऑलवेज हम ज़्यादातर इंक्रीजिंग में ही जाते हैं, मूव हम ए से बी इंक्रीज ही करते हैं, इंक्रीजिंग में ही मूव करते हैं। लेकिन एफ एक्स पॉजिटिव है तो ये एरिया आएगी, मैग्नीट्यूड तो ये है पर फिर इसका साइन पॉजिटिव आएगा। वहीं पे अगर मान लो कभी ऐसा है आपके पास ये कोई फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली एरिया होगी। तो यहाँ पे dx तो पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, लेकिन fx नेगेटिव है नीचे है, तो ये एरिया तो मैग्नीट्यूड तो ये आएगा और इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। बट दिस एरिया विद नेगेटिव साइन। अगर इसके लिए मैं a से b fx dx लिखूंगा तो मुझे ये वाली एरिया मेरे मान लो ये टोटल एरिया सपोज 5 है, इसकी वैल्यू मुझे 5 मिलेगी विद माइनस, क्योंकि ये फंक्शन नीचे की तरफ। अगर मैं ये फंक्शन है तो कोई पूछे भाई ये वाली जो है, अगर मैं यहाँ एफ एक्स डी एक्स ए से बी लिखता तो मुझे क्या चीज मिलेगा, मुझे मिलेगा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मिलेगा। मान लेते हैं ये वाला एरिया का वैल्यू 3 प्लस ये वाली एरिया, तो इन दोनों एरिया का सम। लेकिन जब इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया को साइन के संग ले आते हैं, इतना फंक्शन ऊपर था। तो अगर ये एरिया 3 और ये एरिया सपोज 5, तो आपके इसमें वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू एक्चुअली आपको मिलेगी प्लस, पर इधर से वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस भी नीचे, तो आपकी टोटल ये वैल्यू आएगी -2। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, सपोज ये वाली एरिया 3 है और ये वाली 5, क्योंकि ये नीचे तो ये माइनस साइन के साथ आएगी, ये प्लस, तो टोटल आप इंटीग्रेट करो तो वैल्यू आ जाएगी 3 - 5
माइनस, मतलब ये जो एरिया है उनका एल्जेब्रिक सम होता है, साइन के संग ऐड होती है। तो ये आपका, तो इसीलिए जब आप इस तरीके का इंटीग्रेशन करते हो जिसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कह रहे हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो उन केसेस में आपको एरिया अंडर तक का मिलता है, उनका पूरा एरिया। अगर उसमें सपोज फंक्शन अपना साइन बदल रहा है तो जितने में पॉजिटिव है वहाँ पे पॉजिटिव एरिया, नीचे वहाँ फिर नेगेटिव एरिया, उनका सब मिला के जो आएगा, तो इस तरीके से हमें ये मिलेगा। तो ये तो जब लिमिट रखेंगे तो मिलेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन हम बहुत बार केवल ये भी रहते हैं, अगर लिमिट नहीं दी हुई है, लिमिट इज नॉट मेंशन, जब लिमिट मेंशनड है तो ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन करेंगे, पर उसके बाद इसको सॉल्व कैसे बताऊँ हमें कि कैसे वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर ए से बी नहीं दिया हुआ तो इसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेट मतलब हमें एक्चुअली इसको भी सॉल्व करना होगा तो पहले इंडेफिनेट वे में सॉल्व तो करना ही होगा, फिर हम इस लिमिट को पुट करते हैं। पर जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन आपका आएगा gx, जिसको कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ या इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, समटाइम नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसको जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो वी शुड गेट fx। इंटीग्रेशन ऑफ fx वो फंक्शन आएगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे वापस मतलब ये अगर gx मिलता है, इसका मतलब है dgx बाई dx। अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन gx है तो इसका मतलब है कि d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इज एफ एक्स। अच्छा, अब क्या होता है जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो जी एक्स तो आता ही है, संग में कोई एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है। ऐसे बहुत से फंक्शन हो सकते हैं जिनका डिफरेंशिएशन जी एफ एक्स, क्योंकि अगर मेरे पास जी एक्स प्लस 3 है तब भी डिफरेंशिएशन क्या देगा, डी जी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स तो क्या है, जीरो कांस्टेंट है। तो अगर मेरा डी जी एक्स बाई डी एक्स एफ एक्स है तो जी एक्स प्लस में कुछ भी लिखूँ उसका भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो gx, जो कि हम कुछ अभी रूल देखेंगे, इंटीग्रेशन बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्सिटी आने से चीज़ें फिर अलग हो जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे देखना है, और अभी हमारा 11th क्लास है, बहुत ही बेसिक लेवल पे फिजिक्स में यूज़ भी होगा। तो gx प्लस सी इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर कुछ कंडीशंस और दी हुई हैं तो वैल्यू ऑफ सी कैन बी फाउंड। जैसे आपके पास आ गया gx प्लस सी, लेकिन आपको दिया हुआ है कि जो आपका फंक्शन है इंटीग्रेशन फंक्शन जो ix है, मतलब आपका इसका इंटीग्रेशन सपोज ix की वैल्यू gx प्लस सी होगी। अब उन्हें कुछ दिया कि नहीं x इक्वल टू 3 पे ix की वैल्यू इतनी है, तो उससे आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। तो दिस इज यू कैन कॉल इट ix इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स प्लस सी। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज, 4-5 ही देखेंगे हम। x to the power n
कांस्टेंट x to the power n dx, अगर इसका इंटीग्रेशन हुआ तो दैट इज x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 प्लस c। n की वैल्यू कांस्टेंट है बट शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस, क्योंकि n अगर माइनस होगा तो ये तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन तब तक एप्लीकेबल है x पे पावर कोई भी कांस्टेंट अदर देन माइनस। एंड आपका कोई नहीं, n कैन बी एनी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर एक्सेप्ट माइनस। अगर n माइनस 1 हो तो क्या हो, उसको बोलते हैं 1 बाई एक्स डी एक्स। अगर 1 बाई एक्स डी एक्स तो ये होगा लॉग बेस ई मॉड एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए मॉड एक्स है। एक बार लॉग ई एक्स भी कह लो चलेगा, कोई बात नहीं है। एक बार कंफ्यूजन ज़्यादा हो मत करो। आप एक बार देखो, आपको याद करो तो log x को जब डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता था, dy dx ऑफ log x क्या था, 1 बाई एक्स। अगर कोई पूछे इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करोगे, ये ऐसा कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 x, जो फॉर्मूला था ना हमने पढ़ा, क्या फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, क्या बना था एन एक्स, तो ये n प्लस 1 कर दिया, तो ये क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने में क्या मिला, x टू द पावर n। तो पर्पस वही है कि इसको इंटीग्रेट करके एक ऐसा चीज मिले कि जिसका डिफरेंशिएशन ये हो। अच्छा, अब आपका ये हो या प्लस सी आगे सोच लो तो क्या हो, दिस प्लस डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स को क्या होगा, जीरो। तो यानी यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसलिए नहीं कि अकेला ये जीरो होता तब भी चलेगा, पर आगे प्लस 2 तब भी क्या होगा, डिफरेंशियल में मिलेगा तो ये डी टू बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। तो वो तो कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, तो हो ना हो या कुछ भी हो, तो इसलिए ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिर x dx का इंटीग्रेशन e पर x ही, फिर e पर x का डिफरेंशिएशन भी e पर x ही होता था। a to the power x dx where a greater than 0, इसका इंटीग्रेशन होगा 8 पर x ln a प्लस a to the power x divided by log of a प्लस, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, हमने इसका डिफरेंशियल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हम मानो इसको ले लो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस
1/ln बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, ax ln, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ln और ये तो 0, तो डिफरेंशियल का क्या मिलेगा, 8/x, इसलिए इसका 8/x बाई ln प्लस एक डिफरेंशियल। तो ये इसका इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन, sin x प्लस, कभी जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx ऑफ sin x क्या था, cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, क्यों, क्योंकि d cos x by dx क्या था, माइनस sin x, माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, तो ये cosec square x dx माइनस cot x प्लस c, sec square x dx tan x प्लस c, sec x tan x dx का इंटीग्रेशन sec x प्लस c, cosec x cot x dx माइनस cosec x dx by dx by x square plus a square, 1/a, a constant है, a is some constant, tan inverse x by a, और dx by sin inverse x by a प्लस, एक बार इतना ही बस हमें याद रखना है, x to the power n dx x power n plus 1 by n plus 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब सबसे ज्यादा यूज अभी ये होगा। फिर 1/x dx, तो ये यहाँ बोल ही दिया था कि -1 नहीं होना चाहिए, log x e पर x dx e पर x a to the power x dx a पर x by ln a plus c, c तो सब में लग गया, cos x का sin x का माइनस cos x, cosec square x का माइनस cot x, sec square x का tan x, sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x, dx by x square plus a square, 1/a tan inverse x by a plus c, और dx by under root a square minus x square sin inverse x by a plus c। अभी इसको रख लो, तो ये आपके इंटीग्रेशन कुछ फॉर्मूलाज हैं,
अब इसमें एक बात और है कि ये तो सबसे कि जैसे dx है, यहाँ भी x, जो वेरिएबल इधर है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे cos x स्क्वायर कुछ भी u और यहाँ लिखूँ du, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट u। बात केवल x की नहीं है, जो वेरिएबल यहाँ है उसी के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो आप ये x भी हो सकता है, u भी हो सकता है, z भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ dx और यहाँ x से कुछ अलग है तो डायरेक्टली केवल ये नहीं होगा, कुछ उसमें फिर मॉडिफिकेशंस भी होने होंगे। ये फॉर्मूला तब है कि जो वेरिएबल है वही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी किया है। अगर यहाँ u टू द पावर n है तो इंटीग्रेट भी u के रेस्पेक्ट में ही किया गया। ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे अगर मान लो कोई आपको ये कह दे कि यहाँ पे x प्लस 3 क्यूब है और dx कह दिया, तो ये एग्जैक्टली इस तरीके की चीज नहीं है। पर तो एक तो ये वाली बात है कि ये बेसिक x या किसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वेरिएशन रख सकते हो कि अगर मान लो इस x की जगह कोई लीनियर फंक्शन ax प्लस b, इस x की जगह मतलब इंटीग्रेट हम x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, पर वेरिएबल x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है ax प्लस b, 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 5 लीनियर फंक्शन। तो अगर fx dx gx है, अगर fx dx gx है, तो अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए और कुछ नहीं, और कुछ आएगा तो फिर कुछ और भी करना होगा, लेकिन केवल एक लीनियर फंक्शन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन भी जी ax प्लस बी प्लस सी तो जो है वो रहेगा ही। बस फर्क क्या आएगा कि बिल्कुल वैसे ही फंक्शन gx लिखो, x की जगह ये लिखो, लेकिन पूरे इस चीज को ये जो कोफिशिएंट है x का उससे डिवाइड a से। जैसे कोई बोले साइन 2x प्लस 3 dx, साइन 2x प्लस 3 dx, तो ये एक लीनियर फंक्शन है। हमको साइन x dx का फॉर्मूला क्या मालूम है? माइनस कॉस x। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस x की जगह प्लस c रह गई, बस डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे कोई आपको ये इंटीग्रेट करने को थे dx बाई 5 माइनस 3x, क्या ये लीनियर फंक्शन है? ax प्लस बी फॉर्म का। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? -3, b की वैल्यू 5। हमारे पास क्या dx बाई x का कोई फॉर्मूला है? dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अगर इसकी जगह मान लो x होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? log x, है ना? इस वाले इस लीनियर फंक्शन की जगह अगर x होता तो फॉर्मूला क्या होता? log x। तो ये हो जाएगा log डिवाइडेड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस इस। लेकिन ऐसे होने से नहीं चलेगा, ये होते ही बात बदल गई, ये बहुत ही अलग बात हो गई। इसका इंटीग्रेशन होगा और वो अलग।
दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज, ये तो लीनियर फंक्शन नहीं है ना, ये केवल तब जब लीनियर फंक्शन हो और उस लीनियर फंक्शन की जगह मैं सोचूं x रखूं और उसका इंटीग्रेशन मुझे आता हो, तो जो इंटीग्रेशन आता है उसमें उस x की जगह ये रख दो और जो इसका कोफिशिएंट ऑफ x है उसे डिवाइड। जैसे टू एक्स प्लस 5 10, इसका इंटीग्रेशन था तो क्या होगा? What will be the integration of this? 2x plus 5 power 10 dx. ये लीनियर फंक्शन है ना, तो यानी आप सोच सकते हो कि अगर ये 2x plus 5 सपोज एक x होता तो ये x पर 10 dx होता, इसका इंटीग्रेशन x to the power 10 plus 1 by 10 plus 1 होता। मतलब अगर आपके पास ऐसा चीज होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता? x to the power 11 by 11 ये होता। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पर एक काम और करना है, क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x plus 5 to the power 11 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, अच्छा केवल 2x हो, इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर फंक्शन ax plus b where b is 0, ये भी तो लीनियर फंक्शन है। 2x प्लस 0 a1 2 b 0, वैसे कुछ नहीं। इसका इंटीग्रेशन 2x 11 by 11, ठीक है ये चीज। अच्छा केवल अगर कांस्टेंट हो कोई c dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये केवल पहले सोचो 1 dx, अकेले 1 का इंटीग्रेशन क्या? 1 कैन बी थॉट एज x टू द पावर 0, x पर 0 क्या है? 1, तो x पर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, वही फॉर्मूला भाई, x पर n ही तो है, x पर 0 तो ये क्या जाएगा? इसका इंटीग्रेशन x पर 0 प्लस 1 बाई, अब कुछ और रूल देखो। कोई कांस्टेंट इनटू u डी है, भाई ये फंक्शन है और आगे कांस्टेंट है, दैट इज c u dx। कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रेट। जैसे मेरे पास अगर 2x स्क्वायर dx है, इट इज 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? x 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2x क्यूब बाई 2x क्यूब बाई, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 बार। फिर u प्लस माइनस b dx, सम या डिफरेंस हो, तो इट इज u dx प्लस माइनस v dx, u dx प्लस माइनस v dx। प्रोडक्ट रूल और अभी मैं बता नहीं रहा हूँ,
जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट को जो सिंपल था डिफ्रेंशिएशन में कि दो जो प्रोडक्ट है तो u v का डी डिफ्रेंशिएशन क्या था u dv बाई डी एक्स प्लस वी डी यू। यहाँ पे ऐसा नहीं कि u v इंटीग्रेशन डी एक्स है तो आप ऐसे कर दोगे कि एक को छोड़ के दूसरे के फिर यह आता है प्रोडक्ट वो लगता है वो आगे पढ़ेंगे अभी एक बार नहीं। और एक ये ध्यान रखो जो बात अभी आई थी कि अगर यू एक्स डी एक्स सपोज यू एक्स डी एक्स आपका है वी एक्स प्लस सी, तो अगर x की जगह मैं ए एक्स प्लस बी रख दूँ तो ये हो जाएगा बाई ए, सेम फंक्शन आएगा बट x की जगह ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई। अच्छा लेकिन कोई ये तो बोले कि यू एक्स डी एक्स ये और कोई ये कह दे तब क्या होगा? कि यहाँ पे ये आ गया और डी इसके रेस्पेक्ट में, तब चीज यही होगी बस। क्योंकि अब तो आपके पास ये वेरिएबल हो गया पर इंटीग्रेट भी इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना, तब तो क्या यू एक्स डी एक्स डी एक्स होता है तो यू टी डी टी वी टी, तब ये ए से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तब ए से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी और जो वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। अगर यू एक्स डी एक्स वी एक्स है तो एक्स की जगह जो भी रखें और यहाँ भी वही कर दो तो फिर से, पर यहाँ क्या था ये लीनियर फंक्शन था और ये डी एक्स ही था तब। अच्छा अब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था ए से बी, जो डेफिनेशन था एफ एक्स डी एक्स, अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो एक तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली तो मैं बता ही दिया कि ऐसा कोई फंक्शन है और ये a है और ये b है तो a से b ये fx है तो a से b fx dx का मतलब है ये वाली एरिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन जी एक्स है, पहले तो आपको इंडेफिनिट की तरह सोचना पड़ेगा, जी एक्स इंटीग्रेशन आया फॉर्मूला लगा के आप प्लस सी लिख भी सकते हो पर जब लिमिट आपके पास है तो उसको पहले आप कैसे लिखोगे कि जो भी ये इंटीग्रेट होके आया वो फंक्शन प्लस ए से बी। अब इस ए से बी का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में वेरिएबल एक्स की जगह बी रखो माइनस मतलब इस फंक्शन में बी रख दिया एक्स की जगह तो जी बी प्लस सी हो गया माइनस जी ए प्लस सी हो गया, सी माइनस सी तो कट गया तो ये हो गया जी बी माइनस जी। कहने का मतलब क्या है कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो सी लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसका इंटीग्रेशन जी एक्स आता है लेट इट बी जी एक्स, क्योंकि सी तो क्या होगा जब आप ये ए और बी रखोगे सी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो आपका अगर सपोज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 है तो एक्स क्यूब बाई 3 बस तो यू नीड नॉट टू टेक प्लस सी, क्योंकि वो जब लिमिट रखोगे अपर लोअर तो सी कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो ये हो गया जी बी माइनस जी। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी इंटीग्रेट होके आया उसमें अपर लिमिट वैल्यू रखी माइनस 2। जैसे 1 से 2
एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? सब बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन? एक्स 2 + 1 बाई 2 + 1 x³ बाई 1 से 2 रखो इसके अंदर, तो 2³ बाई 3 माइनस क्या रखेंगे? 1³ बाई 3, तो ये कितना हो गया? 8/3 माइनस यानी 7/3। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। अब एक बात समझो, इसका ग्राफ जो एक्स स्क्वायर है ना, वो ऐसा ग्राफ एक्स स्क्वायर इज दिस। तो जब मैं ये 1 से 2 एक्स और dx करूँ तो मैं एक्चुअली क्या करूँ? ज्योमेट्रिकली वो क्या बता रहे हैं? x = 1 यहाँ है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू, अगर ये y = x², 2 पे कितनी वैल्यू है? 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2 4 है। तो जो आप ये एरिया निकाल रही है, जो वैल्यू आपने निकाली, वो कौन सी एरिया निकाली? 1 से 2 एक्स dx क्या निकाला ज्योमेट्रिकली? ये जो एरिया है ना, ये जब आपने 1 से 2 dx एक्स और dx किया, तो अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करते हो तो ये जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअली 7/3 इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। 0 से 2 का होगा तो कौन सी एरिया हो जाएगी? ये पूरी है, वैल्यू बढ़ जाएगी, चला जाएगा 0 से 2 में ये वाली एरिया आ जाएगी। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन लिखो, evaluate इस वैल्यू को evaluate
बताओ करो इसमें इंटीग्रेट। तीन फंक्शंस हैं, अगर एक एक रूल लगाते हुए जाए तो सबसे पहले ये तीन फंक्शंस मानो, है ना। तो ये हो जाएगा 3 से 6 2x³ dx प्लस 3x dx 3 से 6 प्लस 5 dx 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है चीज, प्लस 3 बाहर आ गया और ये 5 बाहर आ गया, अंदर 1 रह गया। 1 dx का फॉर्मूला भी याद रखो, x 1 dx इज x। तो ये क्या हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, x to the power 4 by 4, 3 plus 1 by 3 plus 1, 3 to 6, 3 x dx x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1, यानी और ये 5x 1 dx x 3 से 6, बस समझो। ये इसका इंटीग्रेशन x 3 से 6, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, आई डिडंट राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये अब 4 चाहे तो बाहर निकाल सकते हो कांस्टेंट यहाँ से भी, 2/4, ये क्या हो जाएगा 6/4 माइनस 3/4 प्लस 2 बाहर निकाल लिया, 6² माइनस 3², 6 यहाँ रखा, 6² माइनस 3 रखा, 3², 2 बाहर निकाले कांस्टेंट, 5 6 माइनस 3। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1/2 6/4 कितना हो जाएगा, या यहाँ पे कह सकते हो इसे 3/4 2/4 माइनस 3/4, तो ये 3/4 बाहर आ गया तो 81 हो गया, और 2/4 माइनस 1 क्या हुआ 16 माइनस 1 यानी 15। ये 36 माइनस 9 और ये 5 इंटू, तो ये 81 इंटू 15/2, 27 इंटू 3 81/2 प्लस 15, है ना। 81/2 कॉमन ले लोगे तो 15 प्लस 1 16 आएगा, प्लस 15, 81 इंटू 16 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, या ऐसे भी कह सकते हो 81 इंटू 8 ठीक है, ये हो गया हाफ हो गया, 81 3/4 81 ही होता है, 2/4 माइनस 1 15, 81 इंटू 15/2, वहाँ पे ये भी 2 या 3/2, 36 माइनस 27 और वहाँ पे 15,
इन्होंने क्वेश्चन में मैंने x³ दे दिया, इनके क्वेश्चन में x²। ठीक है, हमारा जो आंसर है सही, वो जो क्वेश्चन दिया उसमें यहाँ पे स्क्वायर, तो आंसर लगाए। तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 के x² dx यानी x³/3 हो जाएगा। इस और जो हमने किया उसमें आंसर समझ में कैसे सोल्व किए। ये करो। -1 से 1 x + 1 dx, 2 से 3 1/x dx, 1 से 2 2
लिख सकते हो x dx प्लस 1 dx। x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 से 1 प्लस 1 dx x माइनस 1 से 1। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जब 1 रखूंगा तो होगा 1/2 माइनस, जब माइनस रखूंगा तो क्या होगा? तब भी 1/2, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो क्या होगा? 0 होगी। और ये 1 माइनस 1 रखा माइनस 1 रखा, तो ये क्या होगा? तो इसकी अल्टीमेटली वैल्यू हो गई आंसर। इसका अल्टीमेट आंसर हो गया, समझे? ग्राफिकली इसका क्या मतलब? ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 1 है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है x इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 2। ये वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। -1 पे 0, तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, मैं ज़्यादा बता भी रहा हूँ ग्राफिकली क्या मतलब। जैसे ये लाइन हुई, ये वाली लाइन हुई, ये कर्व हो गया। आप क्या करो, -1 से 1, तो आप बेसिकली कौन सी एरिया ले रहे हैं? यू आर टेकिंग दिस -1 से, ये पॉजिटिव आना भी चाहिए। देखो ये ट्राइंगल है, अगर एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 पे वैल्यू क्या है y की? 2, ये 2 है, ये लेंथ कितनी है? 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? बेस इंटू एल्टीट्यूड इंटू हाफ, तो 2 इंटू वैल्यू क्या है? 2 ही तो है। इस फिगर का एरिया में सीधा भी निकाल सकता था और मैथमेटिकली भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसा फिगर आ जाए तो मेरे पास मैथ्स के अलावा कोई चारा नहीं। ये ट्राइंगल तो मैं सीधा भी निकाल सकता हूँ। तो फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन बहुत बार आएंगी कि जहाँ पे एक फिगर ट्राइंगल या कोई ट्रेपीजियम या रेक्टेंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको सीधे एरिया निकालते हैं मैथ्स में। लेकिन आप जब पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि भाई कर्व भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको एरिया आपको इंटीग्रेट करके ही। ये बताओ, अच्छा अगर मैं इससे नीचे, जैसे कोई बोले -2 से करो, -2 से 1 तक, कोई इस चीज को -2 से 1 तक बोले, तब इसकी वैल्यू क्या है? एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो तो क्या आएगा? इंटीग्रेट तो यही हुआ। एक बार देखो बात तो समझने को शुरू नहीं हुई, यही बहुत, पर अभी हमारे लिए फिजिक्स में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि मीनिंग समझ सकते। जैसे यहाँ पे -2 से 1 होगा, तो ये x² 2 और लिमिट ये हो जाएगा 1/2 माइनस -2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 1 माइनस -2, तो ये -3/2 प्लस 3/2 हो गया। ये वैल्यू 3/2 हो गई। जब मैंने इसे माइनस, ये बात समझो, -2 से 1 किया इसी चीज की, तो यहाँ पे इंटीग्रेट तो वही होगा, लिमिट बदल जाएगी, तो वैल्यू ये है
यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका -2 पे ये फंक्शन होगा y इक्वल टू -1, ये वैल्यू -1। तो आपको कौन सी एरिया चाहिए, ये एरिया प्लस ये एरिया। देखिए ये एरिया किस साइन के संग आएगी, तो देखो ये एरिया का वैल्यू कितना है, ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, तो 1 × 1 × हाफ यानी हाफ, लेकिन एरिया -½ क्योंकि नीचे। ये एरिया कितनी आई थी, अभी निकाली हमने 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -½ + 2, -½ उसके लिए और उस वाले के लिए +2, नीचे वाले के लिए -½ ऊपर वाले के लिए +2। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया विद साइन आता है, अगर नीचे का एरिया तो माइनस साइन आएगा। जैसे जब आप यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वाली एरिया विद नेगेटिव साइन आएगी, ये वाली एरिया विद पॉजिटिव, इसीलिए हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरियाज। तो ये -½ + 2 कितना हो गया, ठीक भाई, वही वैल्यू। कभी अगर आपके पास ऐसा हो जाए, फिजिक्स में ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि मान लो आपके पास ऐसा चीज़ हो गया, ये दोनों एरिया सेम है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे एरिया जितनी है उतनी एरिया ये सिमेट्रिक, लेकिन ये -5 हुआ, ये +5 हुआ, तो यहाँ से यहाँ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0, और वो आएगा भी इसमें, ठीक है ना। ये बताओ क्या आएगा, हम लोग के अभी ये वाली जो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब हम अभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इन ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स का हमें मतलब पड़ेगा। क्या होगा, 2 से 3 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। से तो log 3 माइनस log 2, log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, एक फॉर्मूला होता है। log c/, ये बताओ
ये क्या हो जाएगा? तो पहले ये क्या करेंगे? अब तो छोटा मतलब सीधे इसको मतलब एक भी कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको करो, इसको करो, तो ये क्या हो जाएगा? 4x4/4 है ना। 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, x4/4 यानी x4 लिमिट 1 से माइनस 5x3/3 1 से 2 प्लस 6x²/2 1 से 2 प्लस 9x 1 से 2। कोई कंफ्यूजन? 4x4/4 तो x4 हो जाएगा, माइनस 5x3/3 6x²/2 और 9 1dx x, तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 1 मतलब 15 16 माइनस 1, ये -5/3 वाले लो, 8 माइनस 1 7, ठीक है ना, 2³ माइनस 1³ 6/2 3 बार ये 3 हो गया, 2² माइनस 1² यानी 3 9 2 माइनस 15 माइनस 35/3 प्लस 9 प्लस 9 18 प्लस 15 33 माइनस 35/3 99 माइनस 35 कितना जाए? 9/35 घटाओगे तो 64 रह जाए, 64 फिर हाँ 4 बाहर आया पहले, फिर ये क्या हुआ 3+1/3+1, तो ये कट गया है ना, ये कट गया 4/4। यहाँ पे चीज 5/3 तीसरे नहीं कटी, वो तो कट गया, ठीक है ना। अगला क्या था? e⁴x क्या था? यहाँ क्या था? यहाँ लिमिट क्या थी? दिखा दे 4, तो e⁴x का इंटीग्रेशन क्या है? e⁴x ही है, e⁴x का डिफरेंशिएशन भी e⁴x है, e⁴5 माइनस, ठीक है, e⁴5 माइनस इसको चाहे तो ये भी लिखते हैं, e⁴4 कॉमन ले लो, e माइनस ये भी लिख सकते, यू कैन राइट दिस एज, है ना, ऐसे लिख सकते, ये तो पढ़ा होगा ना, xn इज एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी, e4 कॉमन लिया, और लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला था 0 से π/4 sin 2x dx।
क्या होगा? साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, पर ये साइन 2x यहाँ साइन 2x है पर वहाँ dx ही है। can be considered as linear function जिसका x का कोएफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो हमने क्या पढ़ा? ये सीधा x ही है ना, ये लीनियर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b वेयर b 0 और x का कोएफिशिएंट 2 है। तो इसका इंटीग्रेशन sin x का होता है माइनस cos x, पर यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई जीरो से पाई बाई। ये बात समझ में आई? अब ये क्या होता है, हाफ तो बाहर आ गया, माइनस हाफ ही बाहर आ गया। cos 2 पाई बाई 4 माइनस cos 0, तो cos पाई बाई 2 हो गया। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज cos पाई बाई 2? cos 90 क्या होता है? 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस हाफ cos पाई बाई 2 हो गया 0 माइनस cos 0 1, तो ये हाफ है। समझे? तो ये आपका जो अभी हमें, अच्छा एक और एक कर लो, ये 0 से 1 dx 2/3x प्लस 1, ये इस तरीके का फॉर्मेटिव फिजिक्स में हमें क्वेश्चन में काफी
0 से 1 dx 2/3x + 1। पहले इसको क्या सोचोगे, ये कौन से फॉर्मेट का है? ये लीनियर फंक्शन है। अगर इसकी जगह x होता तो क्या इंटीग्रेशन होता? log x। अगर ऐसा होता तो इंटीग्रेशन क्या होता? log x। इसकी जगह एक लीनियर फंक्शन आया तो log 2/3x + 1 डिवाइडेड बाई 0 से तो 2/3 को 1/, ये 3/2 हो गया, बाहर निकाल दो। log 1 वैल्यू पुट करो 2/3 + 1 माइनस 0 पुट करो तो log 1 3/2 log 5/3। log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 0 होता है। जैसे log है, ये बेस ही है, सपोज ये t है तो e पर t शुड बी इक्वल टू 1। 1 कब होगा? जब e पर log 1 0 होता है, log 1। तो ये हो गया आंसर। by 2 log by log base e base। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेसिंग और बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, छोटे मोटे ग्राफ। ग्राफ तो इससे बड़े बड़े ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर अभी जब हम अगेन फिजिक्स में फंक्शन को पढ़ेंगे, कोई ग्राफ देखेंगे जिसका ग्राफिकल नेचर कैसा होगा, तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होगी। कर्व ट्रेसिंग या ग्राफ ड्राइंग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। कुछ पॉइंट ध्यान रखो। dy/dx और सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर। अभी हमने तो कैलकुलस हमने पढ़ा डिफरेंशियल में कि किसी से y = fx कोई फंक्शन है तो उसका dy/dx आपने निकाला। सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर। अगर एक सबसे पहले dy/dx हमने पढ़ा कि सबसे शुरुआती बात की थी कि dy/dx इज द रेट मेजर। dy/dx ये बताता है कि x के चेंज के संग y कैसे चेंज होता है। अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या चेंज ही नहीं कर रहा। जैसे dy/dx की वैल्यू नेगेटिव, किसी इंटरवल में, किसी x के इंटरवल में अगर एक फंक्शन का dy/dx नेगेटिव, अच्छा dy/dx ज्योमेट्रिकली आ जाता है किसी पॉइंट x पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप, और बताता ये कि वो फंक्शन x के संग कैसे बदल रहा है। dy/dx 0 है मतलब उस पॉइंट पे x चेंज होने के साथ y चेंज नहीं होगा। अगर एक इंटरवल में dy/dx 0 है मतलब उस इंटरवल में x को बदल रहा है तो y नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट ग्राफ होगा।
dy बाई डी एक्स कहीं पे इन्फिनिटी है, मतलब x तो चेंज ही नहीं हुआ, y इन्फिनिटी पहुँच गया स्ट्रेट कैसे परपेंडिकुलर लाइन टू एक्स एक्सिस। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, x बढ़ रहा है y घट रहा है। dy बाई डी एक्स वैल्यू 2 है, मतलब पॉजिटिव तो है ही, पहले तो पॉजिटिव है, और ये भी है कि dx अगर x बढ़ता है तो dy बाई 2 ट्वाइस बढ़ता है। dy बाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 का मतलब उस पॉइंट पे या उस रीजन में रहे तो अगर dx में चेंज कुछ k है तो y में चेंज ट्वाइस k। तो अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मेन बात, तो dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, हो सकता है कि आप एक फंक्शन है उसका बड़ा सा इंटरवल है, आपको किसी इंटरवल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो, किसी इंटरवल में dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो, मतलब ऐसा भी होता है कि 3 इंटरवल में डिवाइड कर सको कि इसमें dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें 0 है। तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग है, x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। जहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 है मतलब वहाँ पे कांस्टेंट है, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ x बढ़ रहा है y कम हो रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है किसी इंटरवल में, तो वो जो कर्व है उस मतलब a से b इंटरवल में dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि a से b में x बढ़ता है y बढ़ता है, यानी कर्व ऐसा हो सकता है। पर कर्व ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, और ये भी हो सकता है x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। ऐसे कर्व को बोलते हैं, इन तीनों के लिए ही dy बाई डी एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि जो dy बाई डी एक्स क्या होता है स्लोप, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है, कहीं भी लूँ tan थीटा 90 से कम है थीटा, ये भी और ये भी कहीं भी लो 90 से कम, तो इसमें कहीं भी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। लेकिन इस तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव के लिए ये बता पा रहा है कि इन तीन में से कुछ हो सकता है, पर ग्राफ ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। इस टर्म को बोलते हैं कॉन्केव अपवर्ड। दिस कर्व इज नोन एज कॉन्केव अपवर्ड, दिस कर्व इज नोन एज कॉन्केव डाउनवर्ड, चाहे तो इसको कॉन्वेक्स डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, पर कॉन्केव वाला ज़्यादा यूज होता है। यू मे कॉल इट कॉन्वेक्स साइड डाउनवर्ड। ये तो हमारे कॉन्केव कॉन्वेक्स साइड तो मालूम ही है, तो यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड मतलब ये जो कॉन्केव साइड है ये ऊपर की तरफ है, कॉन्वेक्स नीचे की तरफ। इस वाले में कॉन्वेक्स ऊपर की तरफ है, कॉन्केव नीचे की तरफ है, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें कॉन्केविटी है ही नहीं। ये तीनों ही, लेकिन इस केस में इन तीनों की dy बाई डी एक्स पॉजिटिव बिकॉज x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है। पर कॉन्केविटी किस बात से चेक करें, ये किस बात से डिसाइड करें कि इन तीनों में कौन सा कर्व है, वो डिसाइड करता है सेकंड डेरिवेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन आपने दो डिफरेंशिएट का फंक्शन को, उसकी उस फंक्शन को चेक किया, जिस इंटरवल में सेकंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे कर्व का नेचर कॉन्केव अपवर्ड है। कॉन्केविटी इज डिसाइडेड बाय सेकंड डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर इज डिसाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसे अगर जैसे dy बाई डी एक्स अगर लेस देन 0 होता तो कर्व क्या होता, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y, x बढ़ रहा है
वाई कम हो रहा है। और ऐसा भी तो हो सकता था, एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता था, एक्स बढ़ रहा है वाई कम हो रहा है। इन तीनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है? लेस देन जीरो। इन तीनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो। पर ये कैसे डिसीजन लिया जाए कि ये वाला कर्व अब यहाँ पे इन तीनों में कौन सा होगा? सेकंड डेरिवेटिव डिसाइड्स दैट। सेकंड डेरिवेटिव जिस रीजन में पॉजिटिव है कॉनकेव अपवर्ड, सेकंड डेरिवेटिव किस रीजन में नेगेटिव है कॉनकेव डाउनवर्ड, और सेकंड डेरिवेटिव अगर जिस रीजन में जीरो मतलब जैसे इस वाले केस के लिए इस वाले का d2 इस रीजन में ये कॉनकेव अपवर्ड है, तो यहाँ d2 y बाई dx स्क्वायर क्या आया होगा? अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको ये बता रहा हूँ, पर एक्चुअली हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ फंक्शन दिया हुआ होगा, हम डिफरेंशिएट करेंगे और चेक करेंगे कि उस इंटरवल्स में कैसे चीज़ें आ रही हैं और उसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ क्या होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इसके लिए जीरो, कॉनकेव डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और कॉनकेव अपवर्ड के लिए पॉजिटिव, या अदर वे राउंड इस सेकंड डेरिवेटिव जिस रीजन में पॉजिटिव है कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा, चाहे वो डिक्रीजिंग, ये जैसे ये वाला कर्व क्या है, ये डिक्रीजिंग है पर कॉनकेव अपवर्ड है, ये डिक्रीजिंग है कॉनकेव डाउनवर्ड है, और ये स्ट्रेट है। तो सेकंड डेरिवेटिव ये नहीं बताता कि वो कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, सेकंड डेरिवेटिव केवल कॉन्केविटी बताता है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉनकेव अपवर्ड, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स अपवर्ड, और सेकंड डेरिवेटिव जीरो किसी इंटरवल में मतलब स्ट्रेट लाइन। डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव इंक्रीजिंग। जैसे यहाँ पे तीनों ही डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे x के बढ़ने के साथ y क्या हो रहा है? x बढ़ रहा है पर y कम हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स हर जगह क्या है? 10 मोर देन 90। सब किसी भी पॉइंट पे लेके देखो, किसी भी पॉइंट पे स्लोप लगाओ, थीटा 90 से बड़ा आएगा, तो इस हर जगह डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो। लेकिन इस वाले के लिए d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? इस वाले के लिए क्या होगा? ये कर्व कैसा है? कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड? कॉनकेव साइड ये वाली होती है ऊपर की तरफ, ये लिख के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आगे। दो ग्राफ ऐसे बना लो। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो हो किसी का, किसी इंटरवल में, इसका d2 तो स्ट्रेट लाइन है, तो d2 y बाई डी एक्स भी जीरो, पर ये जो है ये x चेंज हो रहा है, y चेंज, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस इसकी धीरे धीरे समझ में जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जब हमें क्वेश्चन ऐसे फिजिक्स में मिलेंगे। मैथ्स में तो ठीक है बने वो आएगा ही चीज़ें, पर फिजिक्स वर्क है, पर समीक्षा समय केमिस्ट्री में भी एंड फिजिक्स में टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया है, वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व कैसा होगा, तो उनको ड्रॉ करने में वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर इवन बहुत डिफ़िकल्ट भी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता तो सीधा फिर भी काम चल जाता है। When they become a little bit complicated, then these things ठीक है, समझ आई बात?
इनके साइन बता। अगर एक ग्राफ ऐसा है तो इन रीजन्स में फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के साइन इस बार लॉजिक हर चीज़ का है। साइन डी वाई बाई एक्स में लॉजिक समझाई दिया, टी टू वाई बाई डी एक्स में साइन का भी लॉजिक है, पर एक लॉजिक बाद में समझ लेंगे। पहले याद कर लो कि हमें ग्राफ में ड्रॉ करते समय क्या चाहिए। CD ऐसा है, बताओ क्या होना चाहिए। ये कॉन्केव अपवर्ड है, इंक्रीजिंग कॉन्केव अपवर्ड है और इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग तो वही कि एक्स बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे क्या होगा ए बी में डी वाई बाई एक्स क्या होगा 0, एक्स या वाई चेंज ही नहीं हो रहा, ये भी 0 स्ट्रेट लाइन। ये BC, ये कर्व क्या हुआ पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या हुआ, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है, डी वाई बाई एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव और सेकेंड डेरिवेटिव माइनस, क्योंकि ये कॉन्केव, इसका कॉन्केव साइन डाउनवर्ड है ना, कॉन्केव साइड ये होता है डाउनवर्ड। ये CD, ये फिर पॉजिटिव लेकिन ये भी पॉजिटिव, फिर इसका कॉन्केव साइड ऊपर की तरफ। देन D पॉजिटिव बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, ये 0 स्ट्रेट लाइन। E से F डिक्रीजिंग, वैसे ही जो स्लोप नेगेटिव आएगा, एक स्लोप देखते हैं और फिर पॉजिटिव बढ़ रहा है लेकिन कॉन्केव, फिर डिक्रीजिंग नेगेटिव और कॉन्केव ये भी डाउनवर्ड है ना। ये वाला दोनों अगेन 0 और वो नेगेटिव